हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें अपना लेसन चल रहा था पोषक तत्व एवं उर्वरक। ये हमारे इस लेसन का 11वां पार्ट है और लास्ट पार्ट होने वाला है इस लेसन का। ठीक है, बहुत ही पोषक तत्वों के बारे में, पोषक तत्वों का कार्य, उनके कमी के लक्षण, कमी को पूर्ति करने के उपाय सब अपन ने पढ़े। उर्वरकों के प्रकार के बारे में भी अपन ने पढ़े। अब अपन उर्वरकों के प्रयोग की विधियों के बारे में लास्ट में थोड़ी सी चर्चा की थी, अब उनको विस्तार से पढ़ते हैं। पहली है हमारी छिटकवा विधि। पहली विधि है हमारी छिटकवा विधि। देखिए क्या होता है छिटकवा विधि में, अच्छे से अपन उसको पढ़ते हैं। देखिए छिटकवा विधि क्या होता है। छिटकवा विधि में क्या होता है, देखिए छिटकवा विधि में पहले है हमारी बुआई से पहले छिड़काव। बुआई से पहले छिड़काव, ठीक है। बुआई से पहले छिड़काव। बुआई से पहले जब अपन छिड़काव के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कंपोस्ट खाद व गोबर खाद को फसल बोने से पहले क्या करते हैं, अपन इनको खेत में बिखेर देते हैं और बाद में क्या करते हैं, हल चलाकर इनको जमीन के अंदर डाल देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। कंपोस्ट खाद व गोबर खाद को बुआई से पहले खेत में बिखेर देते हैं तथा बाद में हल चलाकर मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी में मिला देते हैं, क्या करते हैं, मिट्टी में अपन इसको मिला देते हैं। नेक्स्ट, इस विधि में उर्वरक की मात्रा अधिक खर्च होती है, ये तो फिक्स है। उर्वरक की मात्रा अधिक खर्च होती है, ये तो लगभग फिक्स है। इस विधि में उर्वरक की मात्रा अधिक खर्च होती है। इस विधि में उर्वरक की मात्रा अधिक खर्च होती है, ठीक है। अधिक खरपतवार वाली जो मिट्टी होती है, जो फसल होती है, थोड़ी अधिक खरपतवार वाली मृदा में इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपन उर्वरक देंगे जब तक फसल बोएंगे, फसल के बीज अंकुरित होंगे, तब तक तो वो सारे उर्वरक क्या खरपतवार लेके खत्म कर देंगे, तो वो फसलों को प्राप्त नहीं होंगे। तो ज्यादा खरपतवार उगने वाली मृदा में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अधिक खरपतवार वाली मृदा में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अधिक खरपतवार वाली फसल में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरक इस विधि से प्रयोग नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही क्योंकि इनकी घुलनशीलता व जो
गतिशीलता कम होती है, इनकी घुलनशीलता व गतिशीलता कम होती है। फॉस्फेटिक व पोटेशिक उर्वरकों का प्रयोग, फॉस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों का प्रयोग इस विधि द्वारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी घुलनशीलता तथा गतिशीलता, इनकी घुलनशीलता तथा गतिशीलता कम होती है। घुलनशीलता तथा गतिशीलता कम होती है। घुलनशीलता और गतिशीलता इनकी क्या होती है? हमेशा कम होती है। ठीक है। असमतल या ढालू मिट्टी में भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। असमतल या ढालू मिट्टी, ढालू मिट्टी का मतलब क्या? ढालू मिट्टी में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर असमतल या ढालू मिट्टी होगी और बुआई से पहले अपन ने क्या कर दिया? उर्वरक दे दिया है। ठीक है, फिर बीज बो दिया, फिर जब भी सिंचाई करेंगे वो उर्वरक तो क्या होंगे? बहकर चले जाएंगे, ढाल के पानी के साथ क्या होके बहकर चले जाएंगे, तो बीजों और उनके तो फिर फसलों को प्राप्त करने तक तो वो रुकेंगे ही नहीं। ठीक है, अब बुआई के समय जो खेत में उर्वरक देना क्या कहलाता है? बेसल ड्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, नॉट बुआई के समय खेत में उर्वरक देना बेसल ड्रेसिंग कहलाता है। बेसल ड्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, बेसल ड्रेसिंग कहलाता है। ये तो अभी बेसल ड्रेसिंग बुआई से पहले क्या। अब खड़ी फसल में क्या करना अपन को? खड़ी फसल में उर्वरक देना। खड़ी फसल में उर्वरक देना। खड़ी फसल में उर्वरक देना। ठीक है, ये दूसरा है। खड़ी फसल में उर्वरक देना। खड़ी फसल में उर्वरक देना क्या कहलाता है? टॉप ड्रेसिंग। और बुआई से पहले देना क्या कहलाता है? बेसल ड्रेसिंग कहलाता है। खड़ी फसल में उर्वरक देना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, खड़ी फसल में पौधों के बीच की दूरी पर देखो, खड़ी फसलों में पौधों के बीच की दूरी अधिक होने पर पौधे के चारों ओर या एक ओर क्या करते हैं? उर्वरक देते हैं। उर्वरक डाल दिया जाता है। इसे स्पॉट ड्रेसिंग कहते हैं। इसे स्पॉट ड्रेसिंग कहते हैं। देखिए, खड़ी फसल में पौधों के बीच दूरी अधिक होने पर, खड़ी फसल में पौधों के बीच दूरी अधिक होने पर पौधों के चारों ओर या
एक और उर्वरक डाल दिया जाता है, इसे स्पॉट ड्रेसिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्पॉट ड्रेसिंग। इसे स्पॉट ड्रेसिंग कहते हैं। इस वीडियो में पौधे की पत्तियां गीली पत्तियों पर उर्वरक पड़ जाने से, इस विधि में जो गीली पत्तियां होती है, नम पत्तियां होती है, नमी वाली पत्तियां होती है, उसमें उर्वरक पड़ जाने से क्या होती है? पत्ती झुलसने का डर रहता है। इस विधि में गीली पत्तियों पर उर्वरक पड़ जाने से पत्तियों के झुलसने का डर रहता है। पत्तियों के झुलसने का ये डर रहता है। ठीक है। फिर बड़े क्षेत्रों में जो ठोस उर्वरकों का वायुयान की सहायता से क्या किया जाता है? छिड़क सकते हैं। जो बड़े क्षेत्र होते हैं वहां पर वो ठोस उर्वरकों को क्या करते हैं? वायुयान की सहायता से छिड़क सकते हैं। बड़े क्षेत्रों में ठोस उर्वरकों को वायुयान की सहायता से छिड़क सकते हैं। वायुयान की सहायता से अपन ठोस उर्वरकों को छिड़क सकते हैं जहां बड़े क्षेत्र होते हैं। ठीक है। अगली है संस्थापन विधि। ये तो छिटकवा विधि हो गई हमारे। अगली है संस्थापन विधि। ये सब जो भी अपन पढ़ रहे हैं वो ठोस उर्वरकों के छिड़काव की विधि, ठोस उर्वरकों के छिड़काव की ठोस उर्वरक देने की जो विधियां हैं, प्रयोग की विधियां अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है। उर्वरक को मिट्टी में उचित गहराई में डाल देते हैं। इस विधि में, संस्थापन विधि में क्या करते हैं? उर्वरकों को मिट्टी में गहराई में डाल देते हैं। गहराई में डाल देते हैं। ठीक है। पहला है हल्दूस्तर संस्थापन। पहला है हल्दूस्तर संस्थापन। हल्दूस्तर संस्थापन। जिन उर्वरकों का स्थिरीकरण होता है, ठीक है, उन्हें संस्थापन विधि देना लाभकारी होता है। ठीक है। जिन उर्वरक उर्वरक गतिशील नहीं होते हैं, अर्थात इधर उधर घुलनशील होके गति नहीं करते हैं, उनको क्या करता है? इस विधि से देना, उन उर्वरकों को इस विधि से देना क्या होता है? लाभकारी होता है। ठीक है। जिन उर्वरकों का स्थिरीकरण होता है उनमें यह विधि लाभकारी है। उनमें यह विधि लाभकारी होती है। ठीक है। मृदा में नमी का अभाव होने पर भी यह विधि अपना सकते हैं। ठीक है। मृदा में नमी का अभाव होने पर भी
यह विधि अपना सकते हैं। अगर मृदा में नमी का अभाव होता है, नमी नहीं होती है, तो क्या करते हैं, इस विधि को अपना सकते हैं फिर भी। ठीक है। उर्वरकों का प्रयोग करने के बाद जुताई नहीं की जाती है। इस विधि में क्या करते हैं, उर्वरक का प्रयोग करने के बाद जुताई नहीं करते हैं। इस विधि में उर्वरकों का प्रयोग करने के बाद जुताई नहीं करते हैं। इस विधि में उर्वरकों का प्रयोग करने के बाद जुताई नहीं करते हैं, जुताई नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, उर्वरक अधिक गहराई में पहुंच जाने पर पौधे को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है। हल दूस्तर जुताई नहीं करते हैं। और अगर हल दूस्तर विधि में उर्वरक क्या होते हैं, मिट्टी में अपन दबाते हैं प्रत्येक संस्थापन विधि में, ये हल दूस्तर संस्थापन है, जिससे क्या होते हैं, मिट्टी के अंदर पहुंच जाते हैं उर्वरक, छिड़के हुए उर्वरक मिट्टी में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गहराई करते हैं, गहराई में जुताई करते हैं, तो क्या करते हैं, वो पौधे वो उर्वरक क्या बोलते हैं, बहुत ही अधिक गहराई पर पहुंच जाते हैं, जहां पर पेड़ पौधे की जड़ ही नहीं पहुंच पाती। तो वहां पहुंच जाते हैं तो पेड़ पौधे को फिर ये प्राप्त नहीं होते हैं। तो उर्वरक अधिक गहराई में पहुंच जाने पर पौधों को प्राप्त नहीं होते, पौधों को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है। ये पौधे को बिल्कुल प्राप्त नहीं होते हैं। अगला है गहन संस्थापन। पहली विधि तो हो गई हल दूस्तर संस्थापन। अब दूसरी विधि है हमारी गहन संस्थापन। इसमें गहराई में करते हैं, और ज्यादा गहराई में करते हैं। ठीक है। जापान के धान के खेतों में नाइट्रोजन उर्वरक प्रयोग में ये अपनाते हैं। जापान के अंदर क्या होता है, जो धान की खेती की जाती है उसमें नाइट्रोजन उर्वरक को देने के लिए इस संस्थापन विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। जापान में धान की खेती करते समय इस विधि धान की खेती में नाइट्रोजन उर्वरक इस उर्वरक देने के लिए इस विधि का प्रयोग, इस विधि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है। इस विधि से अमोनिकल नाइट्रोजन उर्वरकों को काफी गहराई पर उपयोग करते हैं। ठीक है। इस विधि में जो अमोनिकल नाइट्रोजन होते हैं, जिसमें अमोनियो के रूप में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, उनको काफी गहराई में पहुंचाने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। अमोनिकल नाइट्रोजन को गहराई में पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। अगला है, ठीक है, इस विधि में उर्वरकों को पानी के साथ बहकर नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत ही गहराई के अंदर होते हैं, तो उर्वरक पानी के साथ बहेंगे कैसे। ठीक है।
इस विधि में उर्वरक पानी के साथ बहकर नष्ट नहीं होते, नष्ट नहीं होते। पानी के साथ बहकर उर्वरक इसमें नष्ट नहीं होते हैं। फिर तीसरा है अधोमृदा, अधोमृदा संस्थापन, अधोमृदा संस्थापन। ठीक है, तो अधोमृदा में क्या होता है, मशीनों या भारी हलों की सहायता से क्या करते हैं, अधोमृदा में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें मशीनों या भारी उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, इसमें उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। सॉरी, भारी उर्वरकों का नहीं, भारी हलों का प्रयोग करते हैं, भारी हलों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस विधि में आर्द्र तथा अर्ध आर्द्र उप आर्द्र दोनों क्षेत्रों में अम्लीय मृदा में भी प्रयोग करते हैं। इस विधि का प्रयोग उर्वरक देने में जो आर्द्र, उप आर्द्र और मृदा जिसमें अम्लीय होता है, अम्लीय मृदा होती है, वहां पर भी इसका प्रयोग किया। इस विधि का प्रयोग आर्द्र, उप आर्द्र, आर्द्र व उप आर्द्र क्षेत्रों की अम्लीय मृदा में करते हैं, अम्लीय मृदा में इसका उपयोग करते हैं। अगली आएगी एक स्थानीय संस्थापन विधि। ठीक है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं आगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लें। स्थानीय संस्थापन विधि। ठीक है, देखिए स्थानीय संस्थापन विधि में क्या होता है। ठीक है, स्थानीय संस्थापन विधि, स्थानीय संस्थापन विधि में देखिए उर्वरकों की मात्रा कम होने पर अपन इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उर्वरकों की मात्रा कम होने पर इसका प्रयोग, उर्वरकों की मात्रा कम होने पर इस विधि का प्रयोग करते हैं, इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उर्वरक पौधे की जड़ों के पास में दिए जाते हैं। ठीक है, उर्वरक जस्ट पौधे की जड़ों के पास में दिए जाते हैं, जिससे जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिए जाते हैं। उर्वरक पौधों की जड़ों के पास में दिए जाते हैं, उर्वरक पौधे की जड़ों के पास में दिए जाते हैं इनमें। ठीक है, इस विधि में उर्वरक जो उर्वरक क्या करते हैं, डिम्बलर व ड्रिल्स मशीनों, ड्रिल्स के द्वारा खेतों में देते हैं, ड्रिम्बलर और ड्रिल्स के द्वारा खेतों में देते हैं। इस विधि में
उर्वरक, डिम्बलर व ड्रिल्स द्वारा खेतों में देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, खड़ी फसल में पट्टी का संस्थापन करना बेड प्लेसमेंट कहलाता है, बेड प्लेसमेंट कहलाता है। खड़ी फसल में पट्टी का संस्थापन बेड प्लेसमेंट कहलाता है, बेड प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। धान के खेतों में उर्वरकों का प्रयोग गोलिका के रूप में दिया जाता है। धान के जो खेत होते हैं उनमें उर्वरकों का प्रयोग इस विधि में क्या करते हैं, गोलिका के रूप में देते हैं। धान के खेतों में उर्वरकों का प्रयोग गोलिका के रूप में देते हैं, ठीक है। गोलिका के रूप में छोटी छोटी गोलियां बनाकर उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। बगीचों में फलदार वृक्षों के चारों ओर रिंग के आकार में भूमि में उर्वरक देना रिंग संस्थापन कहलाता है। रिंग के आकार में देना बगीचों में फलदार वृक्षों के चारों ओर, ठीक है। नोट बना के लिख लो, बगीचों में फलदार वृक्षों के चारों ओर, बगीचों में फलदार वृक्षों के चारों ओर रिंग के रिंग के आकार में भूमि में उर्वरक देना रिंग संस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिंग संस्थापन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा अगला, ये तो ठोस उर्वरकों के प्रयोग की विधियां थी। अब अपन पढ़ते हैं द्रव उर्वरकों के प्रयोग की विधियां, ठीक है। द्रव उर्वरकों के प्रयोग की विधियां। अब द्रव उर्वरकों का प्रयोग अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। पहला है प्रारंभिक उर्वरक घोल के रूप में, ठीक है। पहला है प्रारंभिक उर्वरक घोल के रूप में, प्रारंभिक उर्वरक घोल के रूप में, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। इनमें नाइट्रोजन P2O5 के रूप में फास्फोरस और K2O अर्थात पोटेशियम ऑक्साइड के रूप में क्या करते हैं, पोटेशियम के घोल का अनुपात क्या होता है, या तो 1:2:1 होता है, या फिर 1:1:2 के रूप में प्रयोग करते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस क्या करता है P2O5 के रूप में, और पोटेशियम K2O के घोल को 1:2:1 या 1:1:2 के रूप में तैयार
करते हैं, तैयार अपन करते हैं। ठीक है, इन गोलों का प्रयोग, ये जो गोल अपन बनाते हैं 1:2:1 में या 1:1:2 में, इन गोलों का प्रयोग रोपण के समय, जब पौधे को अपन रोपते हैं, रोपण के समय सब्जियों की फसलों में करते हैं तथा हल्की सिंचाई कर देते हैं। इन गोलों का प्रयोग रोपण के समय सब्जियों की फसलों में करते हैं तथा हल्की सिंचाई कर देते हैं, हल्की सिंचाई कर देते हैं, हल्की सी सिंचाई कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी दे देते हैं। पौधे की जड़ें आसानी से पोषक, जो पौधे की जड़ें होती हैं वो आसानी से क्या करें, पोषक तत्वों को ग्रहण करके खेत में शीघ्र ही पौधे को स्थापित कर देती हैं। पौधे की जड़ें, इससे क्या होता है, पौधे की जड़ें आसानी से ग्रहण कर लेती है पोषक तत्वों को और खेत के अंदर पौधों को स्थापित कर लेती हैं। पौधे की जड़ें आसानी से पोषक तत्व ग्रहण करके पौधे को खेत में स्थापित कर देती है, स्थापित कर देती है, स्थापित कर देती है। ठीक है, अब पोषक तत्वों के घोल का पौधों पर छिड़काव, ये तो प्रारंभिक घोल के रूप में, फिर पोषक तत्वों के घोल का पौधों पर छिड़काव कैसे कर सकते हैं अपन, ठीक है, वो देखते हैं। ये तो पहली विधि थी हमारे इसकी, द्रव उर्वरकों के प्रयोग की। अब दूसरी विधि हमारी आ रही है, कौन सी है वो देखिए। पोषक तत्वों के घोल का पौधों पर छिड़काव। ठीक है, दूसरी विधि है पोषक तत्वों के घोल का पौधों पर छिड़काव, पौधों पर छिड़काव। इसमें क्या करते हैं, पौधे की पत्तियों पर हल्के घोल का छिड़काव पर्ण अनुप्रयोग या पर्णीय छिड़काव कहलाता है। पर्ण अनुप्रयोग या पौधे की पत्तियों पर हल्के घोल का छिड़काव क्या करता है, पर्णीय छिड़काव कहलाता है और ये छिड़काव स्प्रेयर द्वारा किया जाता है। पौधे की पत्तियों पर हल्के घोल का छिड़काव पर्ण अनुप्रयोग या अनुपर्णीय छिड़काव कहलाता है। यह छिड़काव स्प्रेयर द्वारा करते हैं। ये छिड़काव किसके द्वारा करते हैं, स्प्रेयर द्वारा करते हैं। ठीक है, घोल के रूप में अब उर्वरकों पर पौधों पर छिड़काव के लाभ क्या है। घोल के रूप में अपन उर्वरकों को पौधे पर छिड़काव करते हैं तो उसके लाभ क्या है देखें। घोल के रूप में
उर्वरकों के पौधों उर्वरकों का पौधों पर छिड़काव के लाभ। देखिए पहला लाभ क्या है, ठीक है। एक तो कम मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता होती है, कम मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता होती है। पहला है कम मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता होती है, कम मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता होती है, पहली चीज तो यही है, ठीक है। अगला है हमारा कम मात्रा में संपूर्ण क्षेत्र में समान वितरण हो जाता है। कम मात्रा हो तो भी संपूर्ण क्षेत्र में क्या हो जाता है, समान वितरण हो जाता है। कम मात्रा का संपूर्ण क्षेत्र में समान वितरण हो जाता है, समान वितरण हो जाता है। कम मात्रा का भी संपूर्ण क्षेत्र में समान वितरण हो जाता है, एक जैसा सब जगह समान वितरण हो जाता है। पोषक तत्वों का पौधों द्वारा अच्छा उपयोग होता है। घोल के रूप में करते हैं तो पोषक तत्वों का पौधों द्वारा अच्छा प्रयोग होता है। पोषक तत्वों का पौधों द्वारा अच्छा उपयोग होता है, अच्छा उपयोग होता है। नेक्स्ट अगला है स्थिर होने वाले उर्वरकों की हानि को कम करता है। जो स्थिर होने वाले उर्वरक होते हैं उनकी हानि को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। कैसे, जैसे घोल देते हैं अपन, द्रव के रूप में होता है, पौधे की जड़ द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो स्थिर होके क्या करते हैं, जो उर्वरकों की हानि होती है वो कम कर सकते हैं। स्थिरीकरण से होने वाले उर्वरकों की हानि को कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। ऊंचे नीचे, ठीक है, कैसा भी धरातल हो, ऊंचे नीचे रेतीली भूमियों में भी क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। एक समान रूप से उर्वरकों का वितरण हो जाता है। ऊंचे नीचे रेतीली मिट्टियों में भी उर्वरकों का एक समान वितरण होता है उर्वरकों, ठीक है। छठा है हमारा, छठा क्या है, देखिए कम सिंचाई साधन वाले स्थान पर भी इस विधि से उर्वरक दिया जा सकता है। कम सिंचाई साधन वाले स्थान पर भी इस विधि से उर्वरक दे सकते हैं, इस विधि से उर्वरक दे सकते हैं। इस विधि से उर्वरक अपन दे सकते हैं कम सिंचाई वाले स्थानों पर, ठीक है। उर्वरकों का घोल के साथ जो कीटनाशक एवं रोगनाशकों का भी, रसायनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस घोल के साथ अपन क्या कर सकते हैं, कीटनाशक और
जो रोगनाशक दवाइयाँ होती है वो भी मिला के दे सकते हैं, क्योंकि वो भी घोल के रूप में ही दी जाती हैं। तो पहले अपन उर्वरक दे, फिर कीटनाशक रोगनाशक दे, तो डबल मेहनत क्यों करें। ठीक है, उर्वरक घोल के साथ कीटनाशक व रोगनाशक भी दे सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, भी दे सकते हैं। ठीक है, डी नाइट्रिफिकेशन में होने वाली नाइट्रोजन की हानि को अपन कम कर सकते हैं। डी नाइट्रिफिकेशन में होने वाली जो वापस नाइट्रोजन के यौगिकों में बदला जाता है और नाइट्रोजन यौगिकों से वापस जो नाइट्रोजन मुक्त की जाती हैं, तो उसमें नाइट्रोजन की हानि होती है, उसको अपन कम कर सकते हैं। ठीक है, डी नाइट्रिफिकेशन से होने वाली नाइट्रोजन की हानि को कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं। ठीक है, खड़ी फसल में पोषक तत्वों की कमी एवं विधि से तुरंत दूर किया जा सकता है। खड़ी फसल में पोषक तत्वों की कमी को पूरा हाथों हाथ दूर किया जा सकता है, घोल के रूप में छिड़काव से हाथों हाथ दूर किया जा सकता है। ठीक, खड़ी फसल में पोषक तत्वों की कमी को इस विधि से तुरंत दूर कर सकते हैं, तुरंत दूर अपन कर सकते हैं, तुरंत दूर कर सकते हैं। ठीक है, आगे है, ये तो है सिंचाई के लाभ, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का प्रयोग, द्रव उर्वरकों के प्रयोग की जो तीसरी विधि है वो है सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का प्रयोग। ठीक है, सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का प्रयोग करना भी लाभदायक होता है, क्योंकि सिंचाई जब करते हैं तो अपन खेत में चारों तरफ घूमते हैं, कैसे भी सिंचाई करते हैं, तो उस सिंचाई के पानी के साथ सिंचाई का जो पानी होता है खेत के प्रत्येक कोने में पहुंचता है, तो उसमें अगर अपन उर्वरक मिला दें तो क्या करते हैं, क्या होता है, वो उर्वरक सारी जगह पहुंच जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सिंचाई की नालियों में, सिंचाई की नालियों में उर्वरक डाल देते हैं, उर्वरक डाल देते हैं। ठीक है, सिंचाई की नालियों में इसमें क्या करते हैं, उर्वरक दे देते हैं। इसमें श्रम व समय की बचत हो जाती है, श्रम व समय बच जाता है, डबल बार मेहनत भी नहीं होती है और समय भी बच जाता है। इसमें श्रम व समय बच जाता है।
इसमें श्रम व समय बच जाता है, समय आराम से बच जाता है। असमतल भूमि पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि असमतल भूमि पर अपन प्रयोग करेंगे तो ऊपर की ढाल से नीचे की तरफ होता है। जैसे ये खेत है और उसमें इस प्रकार से ढाल है, तो अपन यहाँ से सिंचाई कर रहे हैं, यहाँ उर्वरक अपन ने डाल दिया तो पानी के साथ सारा बहकर यहाँ आ जाएगा, इकट्ठा यहाँ हो जाएगा, यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो असमतल भूमि पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। असमतल भूमि पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। असमतल भूमि पर क्या करना है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उर्वरक गोल एवं गोल के एक समान वितरण की अच्छी विधि है। उर्वरक गोल के एक समान वितरण की ये भी एक अच्छी विधि है। उर्वरक घोल के एक समान वितरण की अच्छी विधि है, अच्छी विधि है। ये उर्वरक घोल के एक समान वितरण की अच्छी विधि है। अब मृदा में उर्वरक घोल का प्रत्यक्ष प्रयोग करना। चौथा है मृदा में उर्वरक घोल का प्रत्यक्ष प्रयोग करना। ना किसी के साथ नहीं मिलाना, ना सिंचाई के पानी के साथ, ना किसी और के साथ। जो भी घोल है डायरेक्ट उसी को डाल दो। ये घोल जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का अपन ने बनाया, डायरेक्ट उसी को डाल दो। उसमें ना तो पानी डालना, ना कोई बात। हाँ, मृदा की गहराई में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। बीजों को पोषक तत्वों के जल में डुबोना। पांचवी विधि है बीजों को पोषक तत्वों के घोल में डुबोना। अब बीजों को क्या करते हैं, पोषक तत्वों के घोल में डुबो देते हैं। बुआई करने से पहले क्या करते हैं, पोषक तत्वों के घोल में देते हैं। इसमें सावधानी यह रखी जाती है कि जो घोल की सांद्रता इतनी ही रखी जाती है कि बीजों के ऊपर उसका कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े। इसमें घोल की सांद्रता इतनी रखी जाती है कि बीजों पर इसका हानिकारक प्रभाव न पड़े। इसका क्या हो, हानिकारक प्रभाव न पड़े, ठीक है। छठा है बीजों पर सांद्र घोल की परत चढ़ाना, ठीक है। बीजों पर, एक तो घोल में डुबोना हो गया, अगली विधि है बीजों पर सांद्र घोल की परत चढ़ाना। परत चढ़ाना, इसमें घोल को क्या किया जाता है, गाढ़ा रखा जाता है। सूक्ष्म तत्वों के घोल को, गाढ़े घोल को परत बीजों पर चढ़ाते हैं। इसमें क्या करते हैं, सूक्ष्म तत्वों के गाढ़े घोल की परत बीजों पर चढ़ाते हैं, ठीक है। मृदा में जिस तत्व की कमी होती है बीज पर, उसी तत्व की परत चढ़ाते हैं, ठीक है। मृदा में जिस तत्व की कमी होती है, उसी तत्व की परत चढ़ाते हैं। उसी तत्व की क्या करते हैं, हम परत चढ़ाते हैं, ठीक है।
जिस तत्व की कमी हो उसी तत्व की परत चढ़ाते हैं। सातवां है पौधों, सातवीं प्रयोग की विधि और इस अध्याय की जो द्रव उर्वरक के प्रयोग की विधि की लास्ट विधि है, ठीक है, जिसका नाम है पौधों में तत्वों के गोल का इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। पौधों में तत्वों के घोल का इंजेक्शन देते हैं। इसमें क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। इंजेक्शन देना ये प्रयोग की विधि है। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। सुई अब देते कहाँ है, जड़ या तनों में, ठीक है। सूक्ष्म तत्वों की सुई जड़ या तने में देते हैं। कहाँ देते हैं, तने में देते हैं, तने में देते हैं। फिर पोषक तत्व के पोषक पौधे के दिखने वाले जिस तत्व, पौधे में दिखने वाले जिस तत्व की कमी के लक्षण होते हैं उसी तत्व का अपन इंजेक्शन देते हैं। पौधे के जाइलम में लगाते हैं, जिस तत्व की कमी हो उसी का तत्व, ठीक है। जिस तत्व की कमी उसी का इंजेक्शन पौधे की जड़ व तने में कहाँ लगाया जाता है इंजेक्शन, जाइलम में लगाते हैं। जाइलम क्या करता है, जड़ों से पत्तियों तक ये ले जाता है, पोषक तत्वों को ले जाने का कार्य करता है। अब जो फल होते हैं, फलों वाले वृक्षों में लोहे की कमी इस विधि द्वारा पूरी की जाती है। एक बार स्क्रीनशॉट लें इसका। सिर्फ इधर वाला देखना है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये अध्याय खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ जो भी अपने 11 वीडियो में जो ये अध्याय खत्म किया है, पढ़ा है, वो आपको समझ में आया होगा और यूजफुल होगा आपके लिए। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, ठीक है, एक नए अध्याय के साथ जो अपन शुरू करेंगे, सिंचाई और जल निकास, अपना अगला 5वां जो अध्याय है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो भी पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमें, हाथ लगातार धोते रहिए, किसी भी चीज़ को अनावश्यक रूप से छुएं ना, छुएं तो हाथ धोए, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें। थैंक यू।